हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो क्लास 8 का चैप्टर 1 में है। क्लास 8 का चैप्टर 1 में है और एग्जाम में इससे आपका मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्र एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लेवल का पूछा जाएगा, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि परिमेय संख्या कहते किसको है। अगर हम परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं तो परिमेय संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जिसे हम P बाय Q अर्थात अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 होगा तो फिर वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो वैसी संख्या जिसे हम P बाय Q अर्थात अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं तथा एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो, परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q इक्वल टू नॉट 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका एक और शर्त है कि यह एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो। मतलब कटना नहीं चाहिए, अंश तथा हर कटना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि 2/5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P बाय Q के रूप में लिखें तथा नीचे 0 नहीं है, नीचे क्या है 5 है, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन 4/100 क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है ये। इसको हम भिन्न बोलेंगे क्योंकि ये कट जाएगा। 1/25, तो 1/25 जो है आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन 4/100 आपका भिन्न कहलाएगा। अब 0 एक स्वयं में परिमेय संख्या है क्योंकि 0 का हर नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। तो 0/1 परिमेय संख्या है। हम क्या बोले थे, Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तो ऊपर है, ऊपर में 0 होगा तो परिमेय संख्या होगा, मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। और हम लिखेंगे इसको अगर 1/0, 2/0, तो ये सब परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इन सब का नीचे 0 है अर्थात अंश में 0 है। तो अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखिए परिमेय संख्या, देखिए जिस तरह की √4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। √4 परिमेय संख्या है। क्यों? √4 का मान कितना होता है 2, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बोलेंगे √2, क्या यह परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √2 का मान जो होता है पूरी नहीं आता है, दशमलव में आता है। अब और हम बोलेंगे सर रूट के अंडर में -4, क्या यह एक परिमेय संख्या है? रूट के अंडर में अगर बोलेंगे -4 तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? नहीं। अच्छा, इसका मान कितना होगा? बहुत सारे बच्चा बोलेंगे सर अगर √4 का मान 2 होता है, √4 का मान 2 होता है तो रूट अंडर -4 का मान -2 आता है, जो सरासर गलत है। रूट अंडर -4 का मान आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा कि 2i होता है, 2i होता है। लेकिन सीखने में कोई हर्ज नहीं है कि 11th वाला है तो हम 8th क्लास में क्या सीखेंगे। आदमी बोलता है ना कि जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ, पर वो गलत बोलता है कि अगर चादर से बाहर पैर फैलाएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको एक दूसरी चादर की जरूरत है और उस चादर को पाने के लिए हम मेहनत कैसे करेंगे। तो रूट अंडर -4 परिमेय संख्या नहीं है, √4 परिमेय संख्या है।
रूट पर परिमेय संख्या है, जबकि रूट के अंडर माइनस पर परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो परिमेय संख्या किस तरह होता है, तो परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है, एक नंबर में धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और दूसरा नंबर में ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। एक नंबर में होता है धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा नंबर में ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो धन होता है, अर्थात जिसके आगे प्लस रहता है, जैसे कि 2/5 यह धनात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन जिसके आगे माइनस रहेगा, -2/5, तो ये सब क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो है लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या है, प्लस होगा तो धनात्मक, माइनस होगा तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से क्या होती है? छोटी होती है या बड़ी होती है, बराबर होती है? तो एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है और प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। और प्रत्येक पूर्णांक क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? जिस तरह हम संख्या रेखा पढ़े हैं, संख्या रेखा पढ़े हैं, 0 प्लस में 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर -1 -2 -3 डॉट इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इन लोग जो है प्लस और माइनस, इन लोगों को पूर्णांक बोलेंगे। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, मतलब माइनस भी परिमेय संख्या हो सकता है, -2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, -2 जो है एक परिमेय संख्या है। अब पाई क्या है? पाई तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब पाई परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान कितना पढ़े हम लोग? 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या, मतलब यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जिस तरह √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, और 6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? दोनों। तो इसका कुछ आंसर आएगा? इसका आंसर तो सोल्यूशन होगा ही नहीं, इतना ही आएगा। या तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर कितना होता है? परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है, मतलब परिमेय संख्याओं का योग करेंगे या परिमेय संख्याओं का अंतर करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। क्लास 10 में आप लोग पढ़िएगा, अगर सिद्ध करने आएगा सकता है क्वेश्चन 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें, तो क्लास 10 पे आप लोग पढ़िएगा। तो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है दो परिमेय संख्याओं का योगफल या फिर परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? दो परिमेय संख्या का गुणनफल, मान लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? जैसे कि 6 है, गुना करेंगे हम इसको √2 से, तो क्या होगा? 6√2। तो दो परिमेय संख्याओं, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। और प्रत्येक परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन क्या होता है? अब मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या है,
6 है, 1 है, 2 है, 22/7 है, -4 है। तो इन सब का शून्य से विभाजन क्या होगा? तो प्रत्येक परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। और इसको हम 0 से भागा दे दे, इसको 0 से भागा दे दे, इसको 0 से भागा दे दे, इसको 0 से भागा दे दे, तो इसको भी 0 से भागा दे दे, तो क्या इसका कुछ आंसर आप निकाल सकेगा? नहीं सकेगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्याओं का शून्य से विभाजन एक अपरिभाषित होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन अपरिभाषित होता है। अब थोड़ा कुछ सेवन के बारे में बता देते हैं क्योंकि इसमें हिंट्स पड़ेगा। तो बेसिक है वो, जैसे क्या होता है, एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, और चौथा होता है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? फिर प्राकृतिक समझ लीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग गिना कैसे शुरू करते हैं? 1 2 3 4 इस तरह, मतलब 1 2 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो जाता है, जब गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो जाता है, मतलब 1 2 3 में अगर शून्य शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या याद कैसे रखिएगा? हम याद कैसे रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या? कभी कभी पूर्ण संख्या के 1 से तो शुरू नहीं हो जाता है, प्राकृतिक संख्या 0 से तो शुरू नहीं होता है ना। तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्या में लेटर कितना है? इसमें 3 है, और पूर्ण संख्या में 2 है। एक 0 से शुरू होता है और एक 1 से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर 3 अधिक है तो अधिक से शुरू होगा, कम है तो कम से शुरू होगा। याद रखने का कोई भी तरीका हो सकता है, याद रखने का तरीका तो आपको नहीं लिखना है ना। सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहले अभाज्य को समझते हैं फिर भाज्य को समझते हैं। पहले अभाज्य को समझेंगे फिर भाज्य को समझेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ वम बोल रहे हैं, 1 या स्वयं, जो 1 से या स्वयं से विभाजित होगा, जो सिर्फ 1 से या स्वयं से, वन से या स्वयं से विभाजित होगा उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 19, इन लोग का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का 3 का 5 का 7 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ इसका क्या आएगा? 1 into 2 कितना आएगा? 3 into 1, इसका 5 into 1, इसका 19 गुना 1। मतलब जो सिर्फ 1 से तथा स्वयं से, जो सिर्फ 1 से तथा स्वयं से, 1 से तथा स्वयं से विभाजित होगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो 1 से भी होगा, खुद से भी होगा तथा अन्य संख्या के साथ भी विभाज्य होगा तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 12, जैसे 12 से अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा। मतलब क्या है? तो सर ये 1 से तो है ही, खुद से भी है ही, तथा बाकी और भी संख्या से है तो इसे भाज्य संख्या कहेंगे। और वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं में तथा 1 से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे।
अब आगे बात करते हैं हम लोग इसी लेसन में परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपका एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जानते हैं ये आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए कि 2a और एक परिमेय संख्या 5 है, तो आप लोग तो बोलेंगे सर इसके बीच 3 ही को परिमेय संख्या होती है, 2 ही को होती है, 1 भी होती है, तो गिन लेंगे हम लोग। तो 3 होता है और 4 होता है, तो कितना परिमेय संख्या था? 2 होता है, जो सरासर गलत है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर हम बोलेंगे सर 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 के बीच भले कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या ज्ञात करने आपको सिखाया जाएगा अभी। परिमेय संख्या आपका एग्जाम में पूछेगा कि दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्यों पूछेगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इस तरह नहीं कि पूरा और हमारा पूरा क्वेश्चन सिर्फ परिमेय संख्या के पूछ देगा। कि अनंत परिमेय संख्या होगा तो अनंत परिमेय संख्या लिख दिया जाएगा। तो अनंत परिमेय संख्या आपका परिमेय संख्या नहीं ज्ञात किया जाएगा। सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिए 2 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। या तो 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। या तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या को ज्ञात करने का एक ट्रिक आपको बताते हैं जो सबसे आसानी होगा, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए एग्जाम बोर्ड में। जब और बच्चा बनाएगा तब तक आप क्वेश्चन देख के 5 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, सिर्फ 5 सेकंड में। जब दो परिमेय संख्या ज्ञात करने रहेगा, अगर दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों परिमेय संख्याओं का पहले जोड़ दीजिएगा। जो इसका योगफल आएगा, दो परिमेय संख्या को हम जोड़ दे देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा, जो योगफल आएगा, उसको 1/2 से आप गुणा कर दीजिएगा। यह आपका ट्रिक है कि दोनों को आपस में जोड़ देंगे और 1/2 से गुणा कर देंगे। जिसे बोल सकता है 2 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 और 4 के बीच क्या आता है? कुछ भी आ सकता है, अनंत परिमेय संख्या हम बोल रहे हैं, तो अनंत में से कुछ भी आप बता सकते हैं। तो अब बोलेगा कि 2 और 4 के बीच क्या होगा, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ पर 4 दे देंगे। तो 4 और 2 कितना बार? 6। इसको 1/2 से गुणा कर देना। तो 2 1 कम 2, 2 3 6। तो 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है? एकदम होती है, होती है। अब बोल देगा कि सर 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों को आपस में जोड़ दो और 1/2 से गुणा कर दो। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे 2 और 3 को, तो कितना होगा? 5। और इसको 1/2 से गुणा कर देना, तो 1/2 मतलब क्या होगा? 5/2। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन दे दे और उसको बोलेंगे सर आप इसका परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दोनों के बीच एक, तो कैसे होगा? बोल रहे हैं कि सर 2/5 तथा 6/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2/5 तथा 6/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? दोनों का आपस में जोड़ देंगे। तो दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। नीचे एलसीएम तो 5 8
फिर गुणा करना है 1/2 से, तो 2 एकम 2, 2 4 8, तो 4/5 आपका आंसर। दोनों के बीच एक परिमेय संख्या कितना है? 4/5। अब प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम आता है। एक प्रतिलोम दो प्रकार का होता है। प्रतिलोम दो प्रकार का होता है। एक होता है योज प्रतिलोम, और दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का एक दूसरा नाम क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं। व्युत्क्रम मतलब आपसे एग्जाम में बोलेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यहाँ पे किसी संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम सेम चीज होता है। तो बताते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में क्या होता है और योज प्रतिलोम के बारे में क्या होता है। सबसे पहले आता है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है? जब प्लस को माइनस तथा माइनस को प्लस में, जब प्लस को माइनस में या तो माइनस को प्लस में बदल देते हैं, तो इससे क्या होता है? योज प्रतिलोम निकल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर -2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लिखेंगे सर -2 का योज प्रतिलोम बराबर -2 का योज प्रतिलोम बराबर यहाँ पे क्या है? -2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। प्लस लिखे या ना लिखे, क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर -5 का योज प्रतिलोम क्या होगा? माइनस तो बता दे, +5 का योज प्रतिलोम क्या होगा? तो +5 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -5 आएगा। +5 तो -5 योज प्रतिलोम। अब क्वेश्चन पूछ सकता है सर -2/-7 का योज प्रतिलोम क्या होगा? दोनों जगह माइनस है तो क्या होगा? -2/-7 का योज प्रतिलोम क्या होगा? अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर है माइनस है तो यहाँ पर +2 बट्टा +7, माइनस से तो प्लस, माइनस से तो प्लस, जो कि गलत है। कैसे? तो -2/7 है तो इसको हम यही आपस में काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये +2/7 हो गया। अब इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? -2/7 होगा। तो -2/-7 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -2/7 होगा। आपने बोला कि सर +2/+7 होगा, ये गलत है। अब गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम किसे कहते हैं? जब अंश को हर में तथा हर को अंश में, जब अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल देते हैं तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम कहते हैं। मतलब क्या है इसका? सर जो जैसे कि अगर रहेगा कि 2/5, तो ऊपर वाला को नीचे बना देना है, नीचे वाला को ऊपर बना देना है, तो 2/5, तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, मतलब ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे। क्या है? 2/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/2 होगा। 5/2 होगा। अब बोले सर
7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/7 होगा। नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/7 होगा। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि तत्समक किसे कहते हैं? एक होता है योज तत्समक और दो गुणात्मक तत्समक। देखिए योज तत्समक जो होता है, योज तत्समक 0 होता है और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा। समझा देते हैं कि क्यों होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट याद रखने वाला चीज है, मैथ में तो उतना याद रखने का नहीं है। योज तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है, पर कैसे होता है? जिस तरह से मान लीजिए 2/5 है, तो इसका योज तत्समक क्या होगा? -2/5 होगा कि नहीं होगा? तो दोनों आपस में कट के क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए योज तत्समक बराबर 0 होता है। योज तत्समक बराबर 0 होता है। अब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 होता है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर कितना आया? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है। समझे क्यों होता है? तो योज तत्समक 0 होता है तो क्यों होता है? गुणात्मक तत्समक 1 होता है तो क्यों होता है? अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर मानक रूप ज्ञात कीजिए। जिस तरह बोल सकता है कि सर 36/40 का मानक रूप ज्ञात कीजिए। मानक रूप ज्ञात करें। 36/40 का मानक रूप ज्ञात कीजिए। तो मानक रूप मतलब सबसे छोटा से छोटा रूप, जिसको और कट ही नहीं सकता है। तो काटेंगे कैसे? आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको, या तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं। अंश और हर का एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखिए अंश तथा हर का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? तो एचसीएफ कितना आएगा? दोनों का 4। अब 4 को अंश से भी तथा हर से भी डिवाइड कर देना है। जैसे क्या है? 36/40, तो डिवाइड कर देना है 4 से, अंश को भी और हर को भी। तो कितना होगा? 9/10। 4 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 36 आएगा? 9 बार। 4 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे? 40 आएगा? 10 बार। तो 9/10 आपका आंसर। 36/40 का मान क्या होगा? 9/10 होगा। आप इसको सीधे सीधे काट कर भी बना सकते हैं कि 4 9 36, 4 10 40। कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, दोनों का आंसर सेम आएगा। हाँ, सबसे पहले में आपको बता दिए हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी में शुरू किससे होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इस तरह भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक सम संख्या बताए जो अभाज्य संख्या हो, एक सम संख्या बताए जो कि एक अभाज्य संख्या हो। तो 2 एक लौता ऐसी संख्या है, 2 जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है।
तो पूछ सकता है कि एक सम संख्या का उदाहरण दीजिए, तो सम संख्या भी होता था, अभाज्य संख्या भी होता है। आंसर क्या होगा आपका 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बता दिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 4। और सर आप बोलिएगा कि सर 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य? तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वैसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम के बराबर है? ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम, जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। तो आप निकाल के भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका 1 है, बी नंबर में -1 है, सी नंबर में है आपका ए तथा बी दोनों, डी नंबर में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है? तो देखते हैं, पहले इसका निकाल के देखते हैं, फिर इसका निकाल के देखते हैं। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? मतलब 1/1 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा, ये तो बराबर हो गया। -1/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? -1 ही आएगा, ये भी बराबर है। तो वैसे कौन सी संख्या है जो अपना व्युत्क्रम के बराबर है? तो 1 भी होगा और -1 भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए भी है और बी भी है, तो ए और बी दोनों, C4 का होना प्यार है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है? -1, -2, -3, -4। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो एक बात याद रखिएगा कि ऋणात्मक में, ऋण में जिस जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है। और हम प्लस में बात करेंगे कि 1, 2, 3, 4, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है। लेकिन जब ऋणात्मक रहेगा, माइनस रहेगा, तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा यदि x = 0। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा यदि if s is not equal to 0। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का यदि x = not 0 रहेगा तो व्युत्क्रम होगा ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? आंसर x होगा। अच्छा, पूछ सकता है कि सर x परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2/5
का समतुल्य संख्या है, 2/5 का समतुल्य संख्या है, आपका ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर में क्या ऑप्शन, 8/20। बी नंबर में है 1/5। सी नंबर में है 8/15। 8/15। डी नंबर में है 20/40। तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब, इसको आप अगर सोल्यूशन कीजिएगा, काटा काटी कीजिएगा ऊपर का हर को और अंश का हर को, तो क्वेश्चन में क्या जाए, 2/5 आना चाहिए। तो पहले इसको हम काट के देखते हैं क्या होगा। 4 दूनी 8, 4 5 20। 4 दूनी 8, 4 5 20 पहले ही आ जाए 2/5। तो ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है। A4 आओ कभी हवेली पे आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए किसी संख्या को किससे गुणा करेंगे। तो किसी संख्या को अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देंगे, किसी संख्या को अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। इसलिए गुणात्मक दशमलव बराबर 1 होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि 7/23 कोई संख्या है, 7/23 कोई संख्या है, तो इसको किस संख्या से गुणा कर देंगे कि गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देंगे, 23/7। ये से कैंसर, ये से कैंसर, वैल्यू 1 आंसर। ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या को उसके गुणनफल से या उसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाए तो वैल्यू 1 आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि a + b = b + c। a + b = b + c योग का गुणधर्म है। तो कौन सा गुणधर्म होता है, जिससे होता है ना सहचाई का गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म। तो क्या होगा इसमें, देखिए तो देखिए यहाँ पर a + b है, इसका b + a है, मतलब इसका ऐसा ही सिस्टम, इसका क्रम को चेंज कर दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर में a है, यहाँ पर 2 नंबर में b है, तो इसे क्या कर दिया, 2 नंबर को 1 नंबर में कर दिया, 1 नंबर को 2 नंबर में कर दिया, तो इसका क्रम को चेंज कर दिया। इसलिए क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो a + b = b + a योग का कौन सा गुणधर्म है, तो क्रम विनिमय नियम है। जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइए तो आप। जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या बोल रहे थे कि नीचे को ऊपर कर देना, ऊपर को नीचे कर देना, तो इसका मतलब हुआ। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। क्योंकि इसको क्या हम 1/0 लिख सकते हैं क्या, ये तो परिमेय संख्या खुद ही नहीं है,
1/0 क्या परम संख्या, हम बोले क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, तो नीचे जीरो आ गया, परम संख्या होगा ही नहीं। तो 1/0 परम संख्या नहीं है, तो इसका 0/1 अर्थात 0 का गुणात्मक प्रतिलोम का अपरिभाषित होगा। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।